मेरे लिए एल्गो के दो पिलर्स हैं। एक पिलर वो है जो सारी ऑब्जर्वेशंस को प्रोसेस करता है, ठीक है, और दूसरा पिलर वो है कि इस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कर देता है। एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग को कैसे डिफाइन करोगे? मशीन ट्रेड कर रहा है और एल्गो इज मोर साइंटिफिक, मैनुअल। इसी पॉइंट पे मेरा सवाल है कि फिर पेपर ट्रेडिंग कितनी कारगर है? बिना असली पैसे के जो आप डिसिप्लिन सीखने की बात कर रहे हैं, सीखा जा सकता है फिर क्या? देखिए, पेपर ट्रेडिंग मेरे को ऐसा लगता है इट इज जस्ट लाइक जैसे। तो आप मानते हैं पेपर ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है अगर उसे आप सेट रूल बना सकें तो? नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं द विकास गुप्ता शो, जहां हम शोर शराबे से दूर उन एक्सपर्ट से मिलते हैं जिनकी बातें आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको एक नई गारंटेड ट्रेडिंग सिस्टम बेचे जो हर रोज़ प्रॉफिट देती है, तो शायद ये शो आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक यूट्यूबर आपको हर सुबह श्योर शॉर्ट कॉल्स दे और आप आंख बंद करके उसमें पैसा लगा दें, तो भी ये जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप यह समझना चाहते हैं कि बाजार असल में काम कैसे करता है, डेटा क्या कहता है, एल्गोरिथम्स क्या सोचते हैं और एक ट्रेंड माइंड कैसे मार्केट डायरेक्शन को इमोशन से नहीं बल्कि एविडेंस से पढ़ता है, तो ये आज की बातचीत आपके लिए है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने तब एल्गो बनाने शुरू किए थे जब ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता था एल्गोरिथम क्या होता है। जब बाकी ट्रेडर्स चार्ट देख रहे थे, ये डेटा देख रहे थे। जब बाकी लोग टिप्स ढूंढ रहे थे, ये सिस्टम्स बना रहे थे। जब बाकी लोग इमोशंस से ट्रेड कर रहे थे, तब ये प्रोबेबिलिटी से ट्रेड कर रहे थे। इन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया, फिर एमबीए फाइनेंस में, और इस कॉम्बिनेशन ने इन्हें वो ताकत दी जो बाजार में बहुत कम लोगों के पास होती है। मार्केट्स को एक इंजीनियर की नज़र से देखना और एक इकोनॉमिस्ट की नज़र से समझने की ताकत। इनका कैरियर शुरू हुआ एक टॉप ब्रोकरेज में एल्गो आर्बिट्रेज डेस्क सेटअप करने में, और तब से अब तक इन्होंने 500 से ज़्यादा ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप और टेस्ट किए हैं। ये इंडिया के अर्ली एल्गो ट्रेडिंग पायनियर्स में से एक हैं। इनका अनुभव लगभग 20 साल का है और इनका मानना है ट्रेडिंग इजंट अबाउट प्रेडिक्शन, इट इज अबाउट प्रोसेस। यू कैन नॉट कंट्रोल आउटकम बट यू कैन कंट्रोल डिसीजंस। ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। इनका यूट्यूब चैनल है डेटा पॉइंट्स विद विभोर, जहां ये आपको डेटा ड्रिवन मार्केट डायरेक्शन समझाते हैं बिना किसी नॉइस के, बिना किसी टिप्स के। तो स्वागत करते हैं विभोर जी का। विभोर जी, मार्केट डेटा, एल्गो ट्रेडिंग जैसे टेक्निकल टॉपिक्स पे आपने बहुत सारे वीडियो करे हैं। मैं आज के हमारे डिस्कशन को एक बहुत ही लेमैन ट्रेडर या जो नया है मार्केट में, उसकी नज़र से रखना चाह रहा हूँ। मैं आपके बहुत ज़्यादा टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। उसको लेकर आपकी काफ़ी सारी वीडियो इंटरनेट पे हैं, यूट्यूब पे हैं। आपका खुद का चैनल डेटा पॉइंट्स विद विभोर भी उसको डिटेल में समझाता है। मैं यहाँ नए लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं हैं। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप स्टॉक मार्केट से कैसे जुड़े और एल्गो के ट्रेडिंग की दुनिया में कैसे आए? स्टॉक मार्केट से कैसे जुड़ा? आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBA, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, कैंपस से जो मेरा प्लेसमेंट था वो IT कंपनी में हुआ था। बट जब मैंने MBA किया तो बीइंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई थी, और पहली बार मेरा एक इंटरेक्शन फाइनेंस के वर्ड से हुआ। मेरे फादर भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, तो हमारी फैमिली में फाइनेंस का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं। ड्यूरिंग द MBA मुझे वो एक्सपोजर मिला। मैंने दोस्तों को देखा अपने, वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जब मैंने इसके बारे में अपने एकेडमिक्स की पढ़ाई करी तो ग्रेजुअली मुझे समझ में आया कि मैथमेटिक्स का जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन है वो फाइनेंस के अंदर ज़बरदस्त है। ओके, उसमें मुझे मज़ा आने लगा। एज अ एंड रिजल्ट मैंने अपना जो एक IT कंपनी का करियर था, IT प्रोफेशनल का करियर था, उसको मैंने ड्रॉप किया एंड मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एक ब्रोकिंग हाउस को ज्वाइन करने की। ये बात मैं बता रहा हूँ 2009 की। ओके, उससे पहले आप IT फील्ड में? उससे पहले मैं IT फील्ड में था।
तो जब मैंने ब्रोकिंग फर्म ज्वाइन करी तो वहाँ पे मुझे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पता चले, इक्विटी क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कॉल पुट क्या होता है, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी होती है, अप एंड डाउन क्या होता है, आर्बिट्राज क्या होता है। ओके। क्योंकि वो ब्रोकिंग फर्म जो मैंने ज्वाइन की थी वहाँ पे बहुत बड़ी आर्बिट्राज डेस्क थी एक बहुत, तो वहाँ पे बहुत सारे एक ट्रेडिंग फ्लोर था और 100+ ट्रेडर्स वहाँ पे थे और सब आर्बिट्राज करते थे। ओके। पहले तो मुझे समझने में ये थोड़ा टाइम लगा कि आर्बिट्राज होता क्या है और आर्बिट्राज लोग क्यों करते हैं। तो फिर ग्रेजुअली हमने समझा कि आर्बिट्राज इज मेकिंग रिस्क फ्री मनी ओके। और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री मनी फ्रॉम द मार्केट विदाउट बेटिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। राइट। ना मैं बुलिश हूँ ना मैं बियरिश हूँ, मैं अब सिर्फ difference मार्केट के अंदर जो मिस प्राइसिंग है राइट उसको कैश इन कर रहा हूँ, ये आर्बिट्राज होता है। राइट। और ये उस समय मैनुअल होता था और काफी अच्छे स्केल पे होता था 2009 में। 2009 में यही वो समय था जब इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। ओके। तो क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से था, फॉर्चुनेटली मुझे एक पायलट प्रोजेक्ट दिया गया कि उस समय 2 वेंडर्स थे जो आर्बिट्राज की एल्गोस लेके मार्केट में उतरे थे, इंडियन मार्केट में। ओके। ब्रोकर्स के पास क्योंकि उस तरीके का टेक्निकल स्किल सेट कम था या ये बहुत एक इनिशियल स्टेज था एल्गो ट्रेडिंग का, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से था तो मेरे को एक मौका मिला कि मैं एक्सपेरिमेंटली एल्गो के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आर्बिट्राज करने की कोशिश करूं। ओके। और अभी तक सारा मैनुअल था? उससे पहले सारा मैनुअल था। हाँ। बहुत मैनुअल होता था। तो पहले तो मैंने मैनुअली आर्बिट्राज को समझा ओके कि आर्बिट्राज होता क्या है। ठीक है। ठीक है, किस तरीके, कौन कौन से तरीके होते हैं मिस प्राइसिंग को कैप्चर करने के, कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं, इक्विटी क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, और इनके बीच में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज की कैलकुलेशंस क्या होती हैं, वो मैथमेटिक्स क्या होती है जिसकी वजह से हम आर्बिट्राज कर पाते हैं और पैसा बना पाते हैं। फिर वो जो कैलकुलेशंस थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसको सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बनाना और फिर उस सॉफ्टवेयर को अलग अलग एसेट क्लासेस पे चलाना। ओके। ये हमने एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट किया था। फायदा क्या था कि जिस उस समय कोलोकेशन नहीं था, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, बट मैनुअल से ज़्यादा फास्ट होता था एंड मैनुअल से डिसिप्लिन्ड होता था काफ़ी। तो जब हमने करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंटली इसको स्टार्ट किया, थोड़ा सा डर लगा था, बट जब सामने से मिस प्राइसिंग मिलती थी और पैसा सामने बनना शुरू हुआ, स्क्रीन पे हम बैठे, सुबह आके सॉफ्टवेयर हम चालू करते थे और प्रॉफिट बनना दिखा, तो एक अलग लेवल का जो है ना एक्साइटमेंट था। ओके। एज अ ट्रेडर यू आर मेकिंग मनी इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ सम एल्गो सॉफ्टवेयर, मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। सो इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग। वो एक जर्नी स्टार्ट हुई। पहले मैंने खुद स्टार्ट किया, खुद सॉफ्टवेयर को चलाया, अलग अलग तरह की आर्बिट्राज की स्ट्रेटजीज होती थी, उनको सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया और उससे दिए करके पैसा बनाना शुरू किया। विद टाइम वी रियलाइज कि ये बहुत स्केलेबल हो सकता है। ओके। 2009 में ही आपने समझ लिया था? 2009 में ये समझ में आ गया था। मतलब आपके इंजीनियरिंग प्लस फाइनेंस बैकग्राउंड का आपको फायदा मिला है? हाँ, पूरा फायदा मिला मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड का, इस सेटअप को समझने में, चलाने में और इसको स्केल करने में। तो अब फिर हमने इसको स्केल अप करना स्टार्ट किया। करते करते हमें समझ में आया एक सॉफ्टवेयर जितना 10 मैनुअल ट्रेडर मिलके पूरे दिन में ट्रेड नहीं करते, उससे ज़्यादा ट्रेड एक सॉफ्टवेयर की एक आईडी एक दिन में कर लेती थी। एंड उस सॉफ्टवेयर को भी मॉर्निंग में हमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी। ओके। कुछ पैरामीटर्स होते थे, वो मॉर्निंग में उसमें फीड कर देते थे और उसके बाद वो चलता रहता था, पूरे दिन चलता रहता था और वो वोलेटिलिटी को चर्न करता था। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती थी, सौदे बनते थे, स्क्वायर ऑफ होते थे, फिर बनते थे, फिर स्क्वायर ऑफ होते थे। ये चर्निंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पूरे दिन करता रहता था। उस समय हम कहते भी थे कि ये, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा थी, मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी मार्केट में और टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट हुई थी मार्केट में पेनिट्रेट करना, तो हम कहते थे कि सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एटीएम मशीन है। ओके। मेरा अगला सवाल इसी पे था, आपने बता दिया, मैं इसी पे बोलना चाह रहा हूँ कि ये अनुभव कैसा रहा, मतलब इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने मैनुअल ट्रेड भी देखा, उसको भी समझा, क्योंकि जब तक आप मैनुअल ट्रेड नहीं समझेंगे एल्गो ट्रेड पे भी कैसे जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो एटीएम वाला जो आपने बात बोला, ये इमोशंस कैसी रहती थी कि मशीन ट्रेड कर रहा है, आपने सुबह कुछ पैरामीटर सेट कर दिए और अपना आप स्नूकर या बिलियर्ड या चेस खेल रहे हैं और वो सिस्टम काम कर रहा है। देखिए विकास जी, एक तो वो बिल्कुल यंग एज थी हमारी, एनर्जी अपने पीक पे थी और कुछ इस तरीके का मिल जाना जिसमें
आउटकम या प्रोडक्टिविटी हमें इंस्टेंटेनियसली दिख रही है। Okay. यानी जो प्रॉफिट है हमारे एफर्ट्स का, जो बाई प्रोडक्ट है वो इंस्टेंटेनियसली हमें दिख रहा है वहाँ पे। मैं शायद शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता, बट ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था, बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग था और बहुत ही सुपर एक्साइटिंग हुआ करता था ये। कि फिर हम शाम को जब मार्केट बंद होता था तो हम लोग कंपेयर किया करते थे कि मैनुअल में क्या रहा। अच्छा, और मैनुअल भी चलता था और ये भी चलता मैनुअल था। डेस्क चल रही थी, मैनुअल डेस्क चल रही थी, उसके पैरेलली हमने इसको स्टार्ट किया था। Okay. और एक कंपैरिजन करते थे Okay. कि भाई कहाँ पे एल्गो बेटर है, कहाँ पे मैनुअल बेटर है। ओके, देखिए मैनुअल और एल्गो का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी एज है, ओके, ठीक है। लेकिन जो डिसिप्लिन और जो स्पीड एल्गो के थ्रू मिल पाती है वो मैनुअल में पॉसिबल नहीं था। ओके, जो स्केलेबिलिटी हमें एल्गो में मिल गई, जैसे जो काम 100 लोग मिलके कर रहे थे उसके लिए मैंने 10 कंप्यूटर सिस्टम बना दिए थे। 10 टर्मिनल पे एल्गो चलती थी, ठीक है, और ऑलमोस्ट उतना ही वॉल्यूम जो 10 कंप्यूटर्स में हो जाता था, ठीक है, जो 100 लोग पूरे मिलके फ्लोर पे ट्रेडिंग किया करते थे। ठीक है। तो इतना फर्क था। नहीं, जैसे आपने एक बात बोली ना कि अपने अपने बेनिफिट हैं, आपने एल्गो के बता दिए, ये सवाल एक निकल के आया है, तो फिर मैनुअल का क्या बेनिफिट, आपने उस टाइम क्या नोटिस किया? मैं ये 2009-10 की बात कर रहा हूँ, अभी के मैनुअल, अभी के एल्गो को मैं नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2009 में। आपने बताया एल्गो के क्या बेनिफिट, तो मैनुअल के क्या बेनिफिट थे उस समय? मैनुअल के देखिए अपने बेनिफिट है। वो एक ट्रेडिंग बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, ओके, ठीक है। एल्गो इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द साइंस पार्ट Right. ऑफ दिस बिजनेस, राइट, manual is more inclined toward the art part of this business. Right. Art is something which is very difficult to define or calculate. और वेरी डिफिकल्ट टू टीच टू मशीन्स। Yes, because it is difficult to calculate. ओके, It is difficult to define in a set of rules. ओके, So it is difficult to teach to a machine. And Okay. उस समय AI तो नहीं था obviously, तो हम सोच भी नहीं सकते यही हम बाद में आएंगे आज। जी। ठीक है, तो वो जो आर्ट वाला पार्ट था कि जो ट्रेडर मैनुअली मार्केट को रीड कर रहा है, हाँ। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है, हाँ, वो जो आर्ट वाला पार्ट था हाँ। दैट वाज द शॉर्ट कमिंग इन एल्गो। लेकिन जो डिसिप्लिन और जो स्पीड वाला पार्ट और जो फिक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट एल्गो के अंदर था, हाँ। वो मैनुअल में नहीं था। तो नहीं, शाम को जैसे आपने कहा आप बैठते थे, तो फिर आप उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की सोचते होंगे? बिल्कुल सोचते थे। मतलब ये एक जर्नी रही है जहाँ पे हमने रेगुलरली इस चीज को में इवॉल्व किया है कि एल्गो में और कैसे ज्यादा पैरामीटर डालें, कौन कौन से सिनेरियोज हैं जो उसके अंदर हम डिफाइन कर सकें। ये एक पूरी जर्नी रही है। और वो लोग ऑब्सोल्यूट हो गए कि नहीं हो गए, मतलब किस दौर में? मैं ये नहीं कहूँगा ऑब्सोलीट हो गए हैं, हाँ। लेकिन आज की तारीख में मेजर पोर्शन ऑफ आर्बिट्राज इज बीइंग टेकन केयर बाय एल्गोस। तो तभी स्लो जर्नी थी, या तभी बहुत आपने जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में 10%, 20% या 50% वॉल्यूम उन्होंने एक महीने में लेना शुरू कर दिया, या बहुत स्लो जर्नी थी तब? नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज टेकन प्लेस एट इट्स ओन पेस। ओके, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो ब्रोकर के प्रेमाइसिस में एल्गो के सर्वर रखे रहते थे, ठीक है, तो कनेक्टिविटी स्लो थी। हाँ, ठीक है। कुछ साल बीते, उसके बाद एक्सचेंज में कोलोकेशन आया तो 11-12 में आया। यस, तो स्पीड हमारे पास बहुत बेटर हो गई थी एज कम्पेयर टू जो हमारे पास नॉन कोलोकेशन की स्पीड हुआ करती थी। फिर उसके बाद पहले वेंडर, जो 2 वेंडर हुआ करते थे, उनके फिक्स्ड स्ट्रक्चर आते थे स्ट्रेटजीज के, ठीक है, हम वो ही चला सकते थे। ठीक है। उसके बाद ओपन सिस्टम आ गया जहां पे हम अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकते थे, रूल्स अपने खुद डिफाइन कर सकते थे, जिसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते थे। ओके, तो वो जब चीज आ गई कि हमारे पास कोलोकेशन की स्पीड आ गई और एक हमारे पास ओपन एनवायरनमेंट आ गया जहां पे मैं अपनी स्ट्रेटजी खुद कोड कर सकता हूँ, खुद प्रोग्राम कर सकता हूँ, खुद डिजाइन कर सकता हूँ, तो वहां पे हमारे पास वेराइटी आ गई। ओके, वहां पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ गई, तो मैं ज्यादा रूल डिफाइन कर सकता था, ज्यादा सिनेरियोस को कवर कर सकता था, राइट। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड आज भी मैं ये कहूंगा कि हम इवॉल्व ही कर रहे हैं, अभी भी हम चीजों को देख रहे हैं, नए रूल आज भी हम ऐड करते हैं एल्गोस के अंदर। तो जब आम इन्वेस्टर या आम आदमी एल्गो ट्रेडिंग के बारे में सुनता है तो उसे लगता है HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े सर्वर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये लगता है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स का खेल है, या जो नॉर्मल 9 to 5 जॉब कर रहा है वो भी एल्गो ट्रेडिंग में एंटर कर सकता है, उसका फायदा उठा सकता है, या ये बिग प्लेयर गेम है अभी भी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब आज के सिनेरियो में ये सिर्फ
बिग प्लेयर्स का गेम रह गया है. एल्गो हैज स्केल्ड अप टू अ एक्सटेंट कि नाउ इट इज रीचेबल टू इवन द रिटेल पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट. तो एक आम आदमी जो है, एक रिटेलर है, वो भी आज की तारीख में एल्गो सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई है, ब्रोकर के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ऑप्टिमाइज हो गए हैं आज की तारीख में कि एल्गो इज नाउ अवेलेबल फॉर एवरीवन. तो सिंपल लैंग्वेज में आप एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग को कैसे डिफाइन करोगे? मशीन ट्रेड कर रहा है और एल्गो इज मोर साइंटिफिक, मैनुअल ट्रेडिंग इज मोर आर्टिस्टिक. ओके. If you are market professional, if you understand the market thoroughly, and you are there in front of the terminal from 9:15 to 3:30, then probably you can go and attempt for manual trading. Okay. It requires screen time. Okay. Right. But if you are working in a 9 to 5 job, but you have passion for the market, Okay. and you have got a scientific approach, you have a faith on technology, then I think Elgo is a better solution for someone. तो मेरा यही सवाल था जो आपने एड्रेस भी कर दिया बिना पूछे ही, कि 9 to 5 वाला जो जॉब कर रहा है, और 9 to 5 जॉब में आप समझते हैं उसके पास कोई टाइम ही नहीं है, कई बार तो घर के फोन लेने का भी टाइम नहीं है, तो वो एल्गो में जा सकता है. बिल्कुल, एल्गो में हर व्यक्ति जा सकता है जिसको डिसिप्लिन, साइंस और स्पीड, इन 3 चीजों की समझ है. तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, डिसिप्लिन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रेडिंग में वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं. पहला है रिस्क मैनेजमेंट, हाँ. और दूसरा है पेशेंस. फिर आर्ट का क्या रोल है, जो आप आर्ट बोल रहे हैं? एक ट्रेडिंग जो पेशेंस वाला काम है, हाँ. वो जो मैनुअल ट्रेडर, हाँ. इट इज लाइक, आपने अगर कभी देखा होगा कि जो शेर है वो जंगल में जब शिकार करता है तो वो घात लगा के बैठा होता है, और वो कितनी देर बैठा होगा, वो पूरी कैलकुलेशन कर रहा होता है. ओके. वो उस अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेट कर रहा होता है, और वो उस ट्रिगर पॉइंट का वेट करता है जिस ट्रिगर पॉइंट पे उसे अपनी बॉडी को मूव करना है और अपने टारगेट को अटैक करना है. बिल्कुल ठीक है. करेक्ट. ये पेशेंस वाला काम है. ओके. ये मशीन के पास नहीं हो सकता है. ये मशीन के पास नहीं हो सकता है. मशीन को आपने सेट ऑफ रूल दे दिए, वो हर टिक पे, एवरी सेकंड वो मशीन सेंस करेगी उन सेट ऑफ रूल्स को. राइट. और वो उन जो डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं, हाँ. उसके अकॉर्डिंग अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो पकड़ के ले आएगी. So machine is not expecting unexpected things. Yes, machine is not expecting unexpected. Machine can deliver you something expected, but in a much more optical way. ओके. तो अभी भी आप मैनुअल ट्रेडिंग को तवज्जो देते हैं? सीखते हैं हम मैनुअल ट्रेडिंग से. जो हम एल्गो के अंदर रूल बनाते हैं, वो रूल कहाँ से आते हैं? वो हम ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं. इमोशंस को भी, ऑब्वियसली इमोशंस भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं. जब ऑब्जर्वेशन को कहाँ से इकट्ठा करते हैं कि जब हम सामने देखते हैं प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्राइस के अंदर मूवमेंट्स आ रहा है. अब वो ऑब्जर्वेशंस हम मैनुअली भी देखते हैं, और आज की तारीख में बैक टेस्टिंग टूल्स आ गए हैं, डेटा एनालिसिस के टूल्स आ गए हैं, उन पे भी हम रन करते हैं. सो मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा. जब मेरे बहुत अर्ली डेज में मैं रिसर्च, शाम को जब मार्केट खत्म हो जाता था तो हम लोग रिसर्च में चले जाते थे, और वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे, अलग अलग चीज़ों को लेके, डेटा के ऊपर रिसर्च करते थे. तो एक हमारे क्लाइंट थे, सो वो एक दिन आए और उन्होंने मुझे बोला कि डाबर के अंदर कुछ होने वाला है, डाबर स्टॉक, उसके अंदर कुछ होने वाला है, मुझे ढूंढ के बताओ क्या होने वाला है. हमने सब कुछ देखा, जितनी हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी, हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, बट ऐसा कुछ अनयूजुअल या ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, फाइनेंशियल्स में नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ऐसा. तो फिर नेक्स्ट डे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ. मैंने उन्हें बताया ऐसा कुछ अबनॉर्मल सा तो मेरे को नहीं पता चला है. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने ऐसा क्या देखा है? He said when I was coming to office from my home, I said Amitabh Bachchan is doing a ad of Dabur. हाँ ठीक है. So he said when Amitabh Bachchan is doing ad of Dabur, तो Dabur में बोर्ड मीटिंग हुई होगी, हाँ. वहाँ के जो मार्केटिंग हेड है उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करी होगी, और अफोर्डिंग मिस्टर बच्चन इज नॉट स्मॉल थिंग. नॉट अ स्मॉल थिंग. तो उन्होंने एक बजट भी बनाया होगा, और जब बजट बनाया है तो उनके बिजनेस एक्सपेंशन का कुछ टारगेट भी रहा होगा. बिल्कुल. राइट. सो दीज आर ऑब्जर्वेशंस. राइट, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस कि कुछ अबनॉर्मल हो रहा है. अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि सोशल मीडिया को भी हम सेंटिमेंट रीड कर लेते हैं, right. मार्केट के रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के रिलेटेड. उस समय शायद टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, बट ये चीज़ें चलती रहती है. मतलब गेटिंग एन आइडिया इज समथिंग वेरी वेरी अनडिफाइंड टॉपिक. आपको आइडिया कहीं से भी आ सकता है.
आज आप मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है आपको मेरे से डिस्कशन करने में कोई आइडिया आ जाए एंड यू विल गो बैक एंड चेक इट, वैलिडेट इट कि हाँ ये विभोर गुप्ता ने सही बोला था या नहीं बोला था. तो अब पॉडकास्ट से आपको आइडिया आ गया. राइट. सो यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम एनीवेयर, you can get it validated, and then implementation execution through algo is the most optimal way. तो ट्रेडिंग के लिए, एल्गो ट्रेडिंग के लिए मैथ्स का एक्सपर्ट होना जरूरी है या सिंपल लॉजिक वाला भी कर सकता है? ट्रेडिंग इज कॉमन सेंस. ट्रेडिंग इज हैज नथिंग टू डू विद कि आपको टेक्नोलॉजी आनी ही आनी चाहिए. आज के तारीख में कंडीशन बिल्डर्स हैं और बहुत सारे टूल्स इस तरीके के आ गए हैं, नो कोड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं. कोडिंग नहीं आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी आपको नहीं आनी चाहिए, उतनी चीज़ें मतलब इट्स सो ईजी नाउ अ डेज. एल्गो ट्रेडिंग इजी हो गई है अभी, बहुत इजी हो गई है आज की तारीख में, बहुत ज़्यादा इजी हो गई. काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बहुत ये सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है, मैथ्स का एक्सपर्ट होना चाहिए या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए. सर बहुत सारी क्वेरी आती है. वो देखिए, जब तक आप कभी किसी चीज को ट्राई नहीं करेंगे एक बार, तभी तक वो टफ होती है. राइट. आज मैं अगर मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ और मुझे जो मैथमेटिक्स नहीं आती है, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो अभी वो इकोसिस्टम है कि विदाउट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट कोडिंग और टेक्नोलॉजी यू कैन स्टिल ट्राई एल्गो ट्रेडिंग. ओके. सो वो फैसिलिटीज और आप अपने लॉजिक्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. बिल्कुल कर सकते हैं. तो आपका पूरा सिस्टम डेटा पॉइंट्स पर बेस्ड है, तो कौन से स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स होते हैं जो मार्केट डायरेक्शन की बात करूंगा पे सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं? देखिए, हर सेटअप का, हर स्ट्रेटजी का अपना एक यूएसपी होता है. और ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना, जिसमें रिस्क हमेशा कैपिटल में होता है और रिवॉर्ड हमेशा उसका बाई प्रोडक्ट होता है. राइट. ठीक है. और बेस्ट कुछ नहीं होता, बिकॉज बेस्ट क्या होता है कि अगर यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, तो मैं उन 10 में से किसी एक को चूज करके कह सकता हूँ ही इज द बेस्ट अमंग द 10. ठीक है. ट्रेडिंग ऐसा वर्ड है जहाँ पे अनलिमिटेड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पैसा बनाने के. तो जब तक मुझे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता नहीं है, वो तो पता नहीं होंगे, कभी नहीं पता हो सकते. तो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, ऑप्टिमल रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन होता है कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है, कौन सी ऐसी स्टडी है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा लॉजिक है जो मेरे रिस्क रिवॉर्ड की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरे को सूट करता है. नहीं, क्योंकि आप ऑल द टाइम डेटा की बात करते हैं, आपका सिंपल वनीला नहीं होता, ये खरीदा ये बेचा ये कुछ भी, आप मार्केट डेटा पे बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं. तो अब डेटा इतना तरीके का है, तो अब मैं एक नया बंदा हूं, तो मैं कुछ तो चाहूंगा कि कुछ डेटा पे मैं फोकस रखूं, चाहे जीडीपी का डेटा है या किसी और तरीके का डेटा है. तो मैं बेसिक किस पे करूं, किस डेटा को, जैसे ओपन इंटरेस्ट के बारे में आप बहुत बोलते हैं, तो किस डेटा पे मैं फोकस रखूं ज्यादा? आपने नाम लिया है ओपन इंटरेस्ट का, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है. सारे ही प्लेटफॉर्म पे बहुत इजीली मिल जाता है. तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट जो नाम सजेस्ट करता है कि ओपन पोजीशंस का इंटरेस्ट कितना है. राइट. करेक्ट. आपको सिर्फ यही देखना है कि कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस ओपन है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट किधर है, ये प्राइस एक्शन बताता है. ओके. ठीक है. अगर पोजीशंस बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, यानी मोर नंबर ऑफ पोजीशंस आर गेटिंग ओपन, ओके, और प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, राइट, तो इसका मतलब है जो बायर्स हैं दे आर मोर एक्टिव, मोर एग्रेसिव इन द मार्केट. राइट. तो जितनी ज्यादा ओपन पोजीशंस हो रही हैं, उतनी ज्यादा बायर्स की स्ट्रेंथ है. ठीक है. इस तरीके से अगर पोजीशंस ज्यादा ओपन हो रही हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है अगर, और प्राइस अगर नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब जो बियर्स हैं दे आर गेनिंग द स्ट्रेंथ इन द मार्केट. राइट. तो ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि बाजार की डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है. राइट. ऊपर जा रहा है और अब नॉर्मली ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो यानी ऊपर जाने की स्ट्रेंथ ज्यादा है. नीचे आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो नीचे की स्ट्रेंथ ज्यादा है. और अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ कम हो रही है. तो ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि वो बाजार के सेंटिमेंट्स को और प्राइस एक्शन के स्ट्रेंथ को पढ़ने में हमें हेल्प करता है. तो मैं ये डाइजेस्टेबल फॉर्म में ही समझना चाह रहा था, जो नॉर्मल व्यूअर और सब्सक्राइबर है जो समझना चाहता है मार्केट में, ओपन इंटरेस्ट को वो स्टार्ट कर सकता है समझने. सिंपल सा मैं बताता हूँ.
आप निफ्टी मान अल्फा लीजिए, बीटा गामा थीटा हम बाद में नहीं, समझेंगे। उस पे नहीं आएंगे, सिंपल हाँ। ओपन इंटरेस्ट पे रहते हैं। सपोज करिए निफ्टी आज ऊपर बंद हुआ है, हाँ। प्लस निफ्टी प्लस 100 पॉइंट बंद हुआ है, प्लस 100 पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओपन इंटरेस्ट कितना आज बढ़ा है, घटा है, या कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, वैसे आज की तारीख में ये एआई के थ्रू बड़ी आसानी से हो सकता है कि निफ्टी आज 100 पॉइंट बढ़ा है और उसके अगेंस्ट ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज आया है। राइट, ये एक सिनेरियो है, बहुत बेसिक सा सिनेरियो है। बिल्कुल। पिछले 2 साल या 3 साल का मैं डेटा उठाऊं और वहां पे मैं ये चेक करूं कि हर बार जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है, तो उन all the observations where Nifty moved by 100 point, what is the average change in open interest in Nifty? राइट राइट, ठीक है, right. ये निकल सकता है बहुत निकल आसानी सकता से। है। अच्छा, अब आज का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है अगेंस्ट द 100 पॉइंट चेंज इन निफ्टी, इज इट अबव द एवरेज ऑफ लास्ट 2 or 3 years of observation, or it is below the average? ओके, ठीक है, अगर आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उस एवरेज के ऊपर है, यानी एवरेज से ज्यादा ओपन पोजीशंस बनी है, इट मींस जो निफ्टी में 100 पॉइंट का चेंज आया है, इट हैज कम विद सम स्ट्रेंथ, राइट, सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ। राइट राइट, ठीक है, तो ये सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं। सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, जो लोग इक्विटी मार्केट ट्रैक करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, डिलीवरी का एक डेटा होता है जिसको ट्रैक करते हैं, राइट, कि अगर कोई स्टॉक बढ़ा है तो उसके अंदर डिलीवरीज कितनी गई आज है। कितनी डिलीवरी हुई है। अब डिलीवरी को कैसे देखते हैं कि डिलीवरी को हमेशा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम के टर्म में देखा जाता है, कि किसी शेयर में अगर 100 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है और उसमें 60 शेयर डिलीवरी के गए हैं, तो कहते हैं कि 60% डिलीवरीज राइट गई हैं। राइट, जितना ज्यादा ये परसेंटेज होता है, उतना ज्यादा कन्विक्शन होता है कि स्टॉक को लेकर कि वो जो उसकी चाल है ऊपर जाने की, वो कंटिन्यू रह सकती है। राइट राइट राइट, ये दूसरा पॉइंट आप बहुत अच्छा बता रहे हैं कि एक ओआई हो गया, दूसरा डिलीवरी का डिलीवरी, ठीक है। तो ये भी एक डेटा की ऑब्जर्वेशन है। हाँ। अब कोई स्टॉक, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आईटीसी है, अब आईटीसी आज 2% ऊपर गया है, तो 2% ऊपर जाने पे उसकी डिलीवरी परसेंटेज आज कितनी रही है। ठीक है, अगेन मैं चला जाता हूँ कि ये अब डिलीवरी परसेंटेज किसी पर्टिकुलर डे की सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कैसे चेक करूंगा, हिस्टोरिकल एवरेज से चेक करूंगा। जब जब आईटीसी 2% बढ़ा है, उसकी एवरेज डिलीवरी परसेंटेज कितनी रही है। ठीक है, आज की डिलीवरी परसेंटेज उस एवरेज से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो 2% का मूव है, सिग्निफिकेंट मूव है, इसके अंदर एक ऑब्जर्वेबल चीज है जिसको नोटिस करना चाहिए। तो मशीन को ये रूल्स हम बता देते हैं, उसको हम डेटा दे देते हैं, वो हमें ये अबनॉर्मल सिनेरियोज आज की तारीख में फिल्टर आउट या स्कैन करके दे देता है। पर आपके पास प्रॉम्प्ट होने चाहिए, जैसे आपने ये 2 प्रॉम्प्ट बताए या 2 कंडीशंस बताई, आप इनको ही तो मशीन में डाल के एक ऑब्जर्वेशन निकालोगे, डेटा एनालिसिस करोगे। Correct. तो बेसिक ये होना चाहिए। तो एक ट्रेडर को चार्ट भी देखना चाहिए या डॉजेंस का पे नजर रखनी चाहिए, ग्लोबल मार्केट भी देखना चाहिए, ट्रेडर को क्या क्या देखना चाहिए? ट्रेडर के लिए ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहली चीज, जो उसको समझ में आता है उस पर कॉन्फिडेंस, ठीक है, और दूसरी चीज, जितना उसको समझ में आता है उसमें उसको कंफर्ट होना चाहिए। तो ये 2 जो शब्द है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। ठीक है, मैं पूरे फाइनेंशियल वर्ड्स को नहीं समझ सकता क्योंकि फाइनेंशियल वर्ड बहुत बड़ा है, मैं ऑप्शंस को ही नहीं समझ सकता। बिल्कुल ठीक, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में इतने सारे एसेट क्लास हैं, उसके अंदर ऑप्शन एक छोटा सा एसेट क्लास है। और मैं आज ये कह सकता हूँ कैमरे के सामने कि मैं ऑप्शन को पूरी तरीके से नहीं समझ सकता क्योंकि वो अपने आप में इतना बड़ा है, ठीक है। लेकिन मुझे कंफर्ट आता है ऑप्शंस के अंदर। जितना मुझे ऑप्शन मैंने पढ़ा है या जो मैं ऑप्शंस के अंदर करता हूँ, उसमें मेरा कन्विक्शन है, मुझे कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। तो आप ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आना चाहिए, जितना आता है उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उस कॉन्फिडेंस में आपको कंफर्ट होना चाहिए टू टेक अ बेट इन द मार्केट। ये आपको, जब आप लॉन्ग टर्म आप ट्रेडिंग करियर के बारे में सोचते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, सी लोग म्यूचुअल फंड क्यों इन्वेस्ट करते हैं इतना ज्यादा, बिकॉज उन्हें ये पता है, उन्हें कंफर्ट है, I have given my money to someone who knows market better than me. Right. And he has got some disciplined and scientific approach to trade in the market. And फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑब्वियसली हर एक जना देखते ही है कि पिछले 5 साल का CAGR क्या रहा है, 3 साल का क्या रहा है, 10 साल का क्या रहा है। तो वहां पे आपको कंफर्ट आ गया, ठीक है, कंफर्ट आ गया ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द फंड मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब आप खुद के अगर फंड मैनेजर हो, एज अ ट्रेडर अगर आप करियर को देख रहे हो, तो आप खुद के फंड मैनेजर हो आप, ठीक है। तो आपको पहली बात तो अपने सेटअप पे, अपने रूल पे, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कंफर्टेबली उस कॉन्फिडेंस को एग्जीक्यूट करने का आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, विच इज एल्गो इज वन ऑफ द वे, ठीक है। तो ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जितना आता है ना, पहले सिर्फ
आप उतना उतना ही पे रेस्ट्रिक्ट रखें अपने आप को, आगे बहुत सारा चीज़- डेटा देखने की कोशिश ना करें। बहुत नहीं देखने की जरूरत है, सिंपल रखें ट्रेडिंग को, जितना आप सिंपल लोग रखेंगे। देखते हैं ना सारे मार्केट, एसजीएक्स देख रहे हैं, डॉजेंस भी देख रहे हैं, सारे मार्केट, दुनिया के सारे मार्केट खुलने से बंद तक देख रहे हैं। और आई थिंक वो एसजीएक्स निफ्टी होता है, क्या होता है जो मार्केट खुलने गिफ्ट से, निफ्टी जो होता है, हाँ, गिफ्ट निफ्टी। निफ्टी अपनी इंडिया की निफ्टी खुलने से पहले भी उसको देख रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर अनलिमिटेड, Right. अगेन आई एम सेइंग हाँ, these days we look at the things from the eyes of algo. राइट, Algo is not only about execution, ओके, algo is also about analysis, algo is also about research. तो क्योंकि पहले तो मैं रिसर्च करूंगा, पहले मैं ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करूंगा, उन ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करूंगा, प्रोसेस करने के बाद दे विल गिव मी सम सिग्नल्स, सम इंडिकेशंस, उन इंडिकेशंस को मैं एल्गो के थ्रू ट्रेड करूंगा। तो मेरे लिए एल्गो के दो पिलर्स हैं, एक पिलर वो है जो सारी ऑब्जर्वेशंस को प्रोसेस करता है, ठीक है, और दूसरा पिलर वो है कि इस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब कितनी चीजें देखनी चाहिए, अगेन इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मुझे जितनी चीजें देखने से कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आता है, मैं उतनी चीजें देखता हूँ। तो ज्यादा चीजें नहीं देखनी चाहिए। मुझे जहां तक कंफर्ट आता है मैं वहां तक देखता हूँ, Right, right. मैं उससे ज्यादा नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आप जब एक अपना ट्रेडिंग का सेटअप बनाने का सोच रहे हो, आपको उसकी बाउंड्रीज और उसकी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप वो नहीं बनाएंगे अगर, तो आप हॉपिंग करते रहेंगे, कहीं से कहीं जाते रहेंगे। आप कहीं से कहीं जाते रहेंगे, और वो हॉपिंग विल एंड यू नोवेयर। आप कभी भी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की तरफ नहीं जा पाएंगे। जब हम कोई अजम्पशन भी लेते हैं तो उसका एक सैंपल साइज लेते हैं, दैट सैंपल साइज हैड गॉट लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। राइट, सो वो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ही अपने साथ रखना चाहिए। तो ये सेगमेंट को लेके भी रेलिवेंट होता है क्या आपके हिसाब से, कि अगर आप कैश मार्केट के ट्रेडर हैं या डेरिवेटिव के ट्रेडर हैं, डेरिवेटिव में ऑप्शंस के हैं, फ्यूचर्स के हैं, या कमोडिटीज के ट्रेडर हैं, या करेंसी के ट्रेडर हैं, तो ये फिलॉसफी वहाँ पे भी काम करती है कि हर ट्रेडर कहीं भी ट्रेड कर सकता है अगर उसके पास लॉजिक है तो? नहीं, ट्रेडर ट्रेड तो कहीं भी कर सकता है, हाँ, बट हर एसेट क्लास का अपना एक बिहेवियर होता है, ठीक है, और उस बिहेवियर को रीड करने के कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हर एसेट क्लास को अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और अगर आपको कंफर्ट आता है उस पर्टिकुलर एसेट क्लास में, तो आप वहां पे कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं, उसके डेटा ऑब्जर्वेशंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जो चीज कमोडिटी में चलती है वही चीज इंडेक्स ऑप्शंस में चलेगी या इक्विटी डेरिवेटिव में चलेगी, ये कहना गलत होगा। हर एसेट क्लास का अपना एक अलग बिहेवियर होता है। करेंसी अलग अलग तरीके से ट्रेड होता है, कमोडिटी अलग तरीके से ट्रेड होता है, इक्विटी अलग तरीके से ट्रेड होता है। तो डेरिवेटिव वाले को कैश में नहीं आना चाहिए, कैश वाले को डेरिवेटिव में नहीं आना चाहिए? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, ये अपने इंडिविजुअल स्किल सेट पे डिपेंड करता है। हाँ। मैं कैश भी ट्रेड करता हूँ, डेरिवेटिव भी ट्रेड करता हूँ। हाँ। तो लेकिन कैश को मेरे को देखने का, रिसर्च करने का तरीका अलग है। डेरिवेटिव को जो मेरा एनालाइज करने का तरीका है वो वन बिल्कुल अलग फिट है। ऑल फॉर्मूला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एसेट क्लास के लिए अलग अप्रोच है। अच्छा, इंडिया बिक्स को लेकर आपने काफी कंटेंट बनाया है। आप कहते हैं ऑप्शन सेल करने से पहले विक्स देखना जरूरी है। तो एक बिगिनर कैसे पढ़े, और कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका? बहुत सिंपल सा तरीका है सर। जब आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट म्यूचुअल फंड में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्या चूज करते हैं? सबसे पहले क्या देखते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैंने आज 1 करोड़ रुपए दिए हैं, वो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं, मार्केट को रीड करते हैं, मार्केट बुलिश है या बियरिश है। ठीक है, ठीक है, अगर मार्केट बियरिश है हाँ, और आपके पास पैसे हैं, हाँ, वुड यू प्रेफर टू गो इन द मार्केट एंड इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट? नहीं, नहीं। नहीं, हो सकता है शायद ट्रेंचेस में करेंगे, या हो सकता है बहुत ही खराब सिनेरियो है तो आप वेट एंड वॉच वाले मोड में होंगे। बिल्कुल ठीक है, काम नहीं करेंगे। दो ही चीजें हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब मार्केट बियरिश फेज में है या बुलिश फेज में है, हाँ। इसको देखने का तरीका क्या है कि एक्सचेंजेस ने इंडाइसेस बना दिए हैं, ठीक है। हम इंडाइसेस को देख लेते हैं, इंडाइसेस ऊपर है, हम मान लेते हैं, मान लेते हैं, हाँ,
ओवरऑल मार्केट जो है बुलिश है, इंडाइसेस नीचे है, तो हम मान लेते हैं कि अभी मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले हम इंडाइसेस को देखते हैं, वहां से हमें ओवरऑल मार्केट का पता चलता है। अब उस इंडाइसेस को मूव कौन से कर रहे हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है, ऑटो सेक्टर चल रहा है, या फार्मा सेक्टर चल रहा है, या एफएमसीजी चल रहा है, या आईटी सेक्टर चल रहा है, या बैंकिंग चल रहा है ना। तो हम वो चीज देखते हैं और फिर उसके उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कौन से लीडिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है, हाँ, वो देखते हैं। एक बहुत कॉमन सी अप्रोच। इसी तरीके से जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को ऑप्शन ट्रेड करने के लिए एक इंडेक्स बना के दिया हुआ है जिसको कहते हैं विक्स, ठीक है, वोलेटिलिटी इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ऑप्शन मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा, ठीक है। अब ऑप्शन मुझे बाई करना है या सेल करना है, ये मैं कैसे जज करूंगा? अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है, यानी इंडिया विक्स बढ़ रहा है, हाँ, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा मेरे को ऑप्शन सेलिंग में कॉशियस रहना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर इंडिया विक्स नीचे आ रहा है, ठीक है। जब इंडिया विक्स नीचे आ रहा है तो ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर जो वोलेटिलिटी का कंपोनेंट होता है वो डिके हो रहा है, राइट, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग मेरे लिए वहां पे ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाता है, राइट, एज कम्पेयर टू जब वोलेटिलिटी बढ़ रही है। बढ़ती वोलेटिलिटी में ऑप्शन का प्रीमियम जो है बहुत बड़े स्विंग्स आएंगे, ठीक है, जैसे मैं बेचूंगा ऊपर चला जाएगा, फिर एकदम से नीचे भी आ जाएगा, यानी रिस्क बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो इंडिया विक्स अगर जो है देखता हूं मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो सिर्फ इस सेंटीमेंट को समझने के लिए कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है या स्टेगनेंट है, और उसके रेस्पेक्ट में फिर हमारी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। बढ़ती विक्स की सेट ऑफ स्ट्रेटजीज अलग हैं, अगर विक्स कूल डाउन हो रही है तो स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। तो जैसे हम निफ्टी सेंसेक्स वगैरह देखते हैं इंडेक्स को मार्केट के मूड को समझने के लिए, इंडिया विक्स को हम देखते हैं ऑप्शंस की वोलेटिलिटी सेंटीमेंट को समझने के लिए। राइट। तो ऑप्शन सेलिंग या वीजा वेज ऑप्शन बाइंग आप किसको प्रेफर करते हैं? और आपने YouTube पर ऑप्शन बाय करके रातों रात अमीर बन जाएं, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो उसको देखकर जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ऑप्शन इज रिस्की प्रोडक्ट, ओके, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर आपको ट्रेडिंग तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब आपने ऑप्शंस के अंदर अपनी एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग बना ली है, ठीक है, उसके तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में कम पैसे की जरूरत होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बाइंग एक प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है, राइट। मैं ये कहूँगा शायद ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा रिस्क है, ओके। थ्योरेटिकली ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो एज अ पे ऑफ उसके अंदर अनलिमिटेड रिस्क होता है, हमें यही पढ़ाया गया है, ठीक है। बट ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती है, ओके, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू द प्रीमियम वैल्यू ऑफ द प्रीमियम, ड्यू टू टाइम डिके, टाइम डिके, ठीक है, ठीक है। तो एक तो चीज है कि प्रोबेबिलिटी कि मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी किधर ज्यादा हो रही है, ठीक है, और दूसरी चीज है कि रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे तो हमेशा ऑप्शन बाइंग में आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है, हाँ, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट है वहां पे, हाँ। बट क्योंकि ये वहां पे रिस्क रिवॉर्ड इतना ल्यूक्रेटिव है, हाँ। वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ओके। ऑप्शन सेलिंग में जब आओगे तो वहां रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वहां विनिंग प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है क्योंकि टाइम डिके आपको मिल रहा है, करेक्ट। तो ऑप्शन बाइंग इज मोर अबाउट टाइमिंग, मोर अबाउट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेटेजी। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब किस समय कौन सा ऑप्शन बेचना है या खरीदना है, ओके, और उसके स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक उसके ट्रिगर्स होने चाहिए, ओके। जो रातों रात ऑप्शन बाय करके अमीर बने ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के काफी अच्छे एक्सपर्ट कहे जाते हैं, आपका बहुत कंटेंट है इस बारे को लेके, तो मैं लोगों के नजरिए से पूछ रहा हूँ कि ऐसा बोला जाता है ऑप्शन बाय कर लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा क्योंकि लॉस लिमिटेड है, प्रीमियम वैल्यू लिमिटेड है आपकी, प्रीमियम वैल्यू लिमिटेड है, लेकिन वहां पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है, ये ज्यादा लोग नहीं बताते हैं। यस, तो ऑप्शन बाइंग में आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 में से हो सकता है 2, 3, 4 ट्रेड में आपके पैसे बनेंगे, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ ट्रेड में आप पैसा लूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। विज अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ये रेशियो उल्टा हो जाता है,
ठीक है, अगर आप मतलब वेल डिफाइंड रिस्क के फ्रेमवर्क में अगर आप ट्रेड करेंगे ऑप्शन सेलिंग में, तो हो सकता है 10 में से 6-7 ट्रेड में आपको पैसा बनेगा, ओके 2 या 3 ट्रेड में आपको पैसा नहीं बनेगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में रिस्क क्या है कि वो 2-3 ट्रेड में जब पैसा नहीं बनेगा, यानी लॉस होगा आपको, तो वो लॉस कितना होगा? टेक्निकली तो अनलिमिटेड बोला जाता है, टेक्निकली अनलिमिटेड, लेकिन आपका सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि आप लॉस को मिनिमाइज करें, ओके और जो 5, 6 या 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट आ रहा है उसमें आप प्रॉफिट को राइड करें। ओके मतलब उसको सेल को भी अपना हेज करें, आप कहना चाह रहे हैं? यस, हेज कर सकते हैं विदाउट हेजिंग, मतलब इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बाइंग करें या सेलिंग करें, इट शुड बी अ वेरी वेल डिफाइंड सिस्टम ओके विद डिफाइंड रिस्क पैरामीटर्स। ओके आपको उसके एंट्री के ट्रिगर, एग्जिट के ट्रिगर्स बहुत अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए सिस्टम के अंदर, तब आपकी कंसिस्टेंसी आएगी ट्रेडिंग में। पर लोग तो कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो रिटेल का स्टॉप लॉस खा जाते हैं, उस तरीके से मार्केट मूव करते हैं। तो ये रियलिटी है, मिथ है? क्योंकि आपने एल्गो ट्रेडिंग देखी है, आपने बड़ा सिस्टम देखा है। सर देखिए, हम जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो हमारे मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं ट्रेड करने के। हम किसी एक फॉर्मूले पे या किसी एक स्ट्रेटजी पे पूरा फंड डिप्लॉय नहीं करते हैं, मल्टीपल तरीके से हम ट्रेड करते हैं। और हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जितना भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन को अचीव कर सकें। ठीक है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर बाइंग में या सेलिंग में पूरे फंड की बेट नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है, हो सकता है शायद 1 या 2 जगह स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए, बट बाकी जगह है मेरे पास। म्यूचुअल फंड क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। इसी तरीके से आप ट्रेडिंग को, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस, इट इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। जब आप वो करने के प्रयास कर रहे हैं तो आप इसको एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह लेके चलें कि मुझे कितना डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, और मेरा टारगेट रिटर्न ऑब्जेक्टिव कितना है। ठीक है, तो आपने, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपने एक ऑप्शन बाई कर लिया, उसका स्टॉप लॉस लगा दिया और वो स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, जी हाँ, यू आर आउट ऑफ द गेम। राइट। बट अगर आपने उस 1 करोड़ में 10-10 लाख रुपए की 10 अलग अलग स्ट्रेटजीज चला दी हैं, हो सकता है 1 या 2 स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, बट नॉट ओवर ट्रेडिंग एक बीमारी की तरीके से है। तो मैं नॉर्मल ट्रेडिंग कम्युनिटी की पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, तो फिर कितने मैक्सिमम ट्रेड करने चाहिए मुझे? कुछ फॉर्मूला, कोई सोच है? क्योंकि आप बता रहे ओवर ट्रेडिंग तो एक बीमारी हो गई ना, फिर तो एक ट्रेड में फंसते गए, दूसरे में निकालने के लिए फिर और फंसते गए। डिफरेंस है, ओवर ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग देन मल्टीपल स्ट्रेटजी ट्रेडिंग। ओके, मल्टीपल स्ट्रेटजीज क्या है? सपोज करिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं आज की तारीख में, एक ऑप्शन ट्रेड करने में 1 लाख के आसपास का मार्जिन लगता है। ठीक है, एक अप्रोच तो ये होती है कि मेरे पास 10 लाख का फंड है और मैंने 10 लाख का फंड किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में लगा दिया। ठीक है, अब उसमें प्रॉफिट आया या लॉस आया, लॉस है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है, मैंने उस 10 लाख के फंड को हो सकता है 10 या मिनिमम एटलीस्ट 5 अलग अलग स्ट्रेटजीज के थ्रू डिप्लॉय किया। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने काम किया ये डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग क्या है? ओवर ट्रेडिंग ये है कि मैंने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि मैं जो सिग्नल जनरेट करता हूँ, अगर मेरा दिन में 3 बार स्टॉप लॉस हो गया तो आई एम डन फॉर द डे। ठीक है, या मेरे 3 बार टारगेट हिट हो गए, आई एम डन फॉर द डे। राइट, यही समझना है। ठीक है, हाँ। ये बनाते हैं आप, कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। कोई भी इंडिकेटर मैंने लगा दिया, सपोज करिए 921 EMA क्रॉसओवर लगा दिया। ठीक है, उसके ऊपर मैं ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ 921 EMA क्रॉसओवर के ऊपर। उसके बाद मैंने सिस्टम को बोल दिया कि भाई अगर 3 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसका मतलब ये चॉपी डे है। ठीक है, मान के चल लो। ठीक है, अपने को मार्केट से फाइट नहीं करनी है। राइट, ठीक है। या मेरा अगर सुबह ही 2 या 3 बार मेरा टारगेट हिट हो गया, आई एम ऑल्सो डन फॉर द डे। अगर मेरा 3 बार स्टॉप लॉस हो गया, सिस्टम ने कहा थैंक यू, आज का दिन हो गया, उसके बाद में अपने इमोशंस की वजह से चौथा ट्रेड कर रहा हूँ, 5वां ट्रेड कर रहा हूँ, 6ठा ट्रेड कर रहा हूँ, ये ओवर ट्रेडिंग। तो फिर इसको कैसे कंट्रोल करें? या मॉर्निंग में ये फॉर्मूला बना लें? हम एल्गो के थ्रू जब करते हैं, हाँ, तो एल्गो में तो हमने डाल दिया है, राइट, रूल बना दिया कि 3 बार हो गया, उसके बाद वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी। राइट, फिर हमें ये करना है कि हम उस रूल को छेड़ना नहीं है, मैनुअली उस रूल को छेड़ना नहीं है। जहां पे हम उस रूल को छेड़ने पे आ जाते हैं, ठीक है, या हमें ये लगता है कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो हमारे वेल डिफाइंड एंड वैलिडेटेड रूल्स से ज्यादा बेटर है, वहां पे हम मार्केट के साथ फाइट करते हैं। राइट, वो गलत है।
वो नहीं करना है। नहीं, वो नहीं करना है। तो ओवर ट्रेडिंग और डाइवर्सिफिकेशन दोनों चीजों में फर्क है। इसी पॉइंट पे मेरा सवाल है कि फिर पेपर ट्रेडिंग कितनी कारगर है, क्योंकि क्या बिना असली पैसे के जो आप डिसिप्लिन सीखने की बात कर रहे हैं, सीखा जा सकता है फिर क्या? देखिए, पेपर ट्रेडिंग मेरे को ऐसा लगता है इट इज जस्ट लाइक जैसे क्रिकेटर जो है वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, हर मैच से पहले करते हैं। इवन एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी करते हैं, ठीक है, हम भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्यों करते हैं वो? क्योंकि ट्रेडिंग है या जैसे कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग सिनेरियोज को, अलग अलग मार्केट सेंटिमेंट्स को, उतना हमारा एज ए ट्रेडर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ट्रेडर के सर्वाइवल के लिए उसका कॉन्फिडेंस जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेडर के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आता कैसे है? बाजार तो हर दिन पैसे देगा नहीं आपको, ठीक है, कभी पैसे देगा, कभी पैसे ले लेगा आपसे। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ, इमोशन नहीं है ना पेपर ट्रेडिंग में, तो फिर वो आउटकम भी नहीं है फिर उस तरीके वाला। आपकी सोच भी तो बदल गई ना, कोई रिस्क रिवार्ड है ही नहीं, कुछ इमोशन है ही नहीं, तो फिर जब पैसा लग जाता है तो फिर ऑब्वियसली वो इमोशन तो देखिए पैसा लगने पे आता है। प्रोफेशनली अगर इसको आप देखें तो आप पेपर पे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो वो जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाएंगे तो वहां पे वो आपको उतनी ज्यादा हेल्प करेगा कि हमने किसी चीज की कितनी प्रैक्टिस करी हुई है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि पेपर ट्रेडिंग इज मस्ट और पेपर ट्रेडिंग इज नॉट वैलिड, ओके, ठीक है। इट इज ए इंडिविजुअल्स कॉल। ओके, मुझे लगता है कि मैं मार्केट में ट्रेड करने से पहले जितनी ज्यादा प्रैक्टिस पॉसिबल है कैसे करने की, वो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो आप मानते हैं पेपर ट्रेडिंग अच्छी चीज है अगर उसे आप सेट रूल बना सकें तो? करेक्ट, बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं मार्केट की जितनी प्रैक्टिस करूं, जितना पेपर ट्रेड करूं, मार्केट जब चल रहा होता है लाइव में, उस समय मेरा इमोशनल बायस उतना ही स्ट्रांग रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, फीडबैक आता है कि पेपर ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करते हैं, डेमो अकाउंट में जो होता है यूएस वगैरह की, बहुत अच्छा करते हैं, जैसे ही लाइव होता है सारा मामला खराब हो जाता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने पेपर ट्रेडिंग में बहुत सक्सेसफुली सेटअप बनाए हैं, राइट, और वो सारे सेटअप जब एक्चुअल मार्केट में एग्जीक्यूट किए तो वहां पे वो नहीं चल पाए। ठीक है, और मेजरली मेरे को जो रीजन समझ में आया वो ये है कि जब वो मार्केट में जाते हैं और जब ड्रॉ डाउन आता है, हाँ, यानी जब लॉस मेकिंग फेज आता है, हाँ, वहां पे उनका इमोशंस जो है कमजोर पड़ जाते हैं। राइट, पेपर ट्रेडिंग में लॉस आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उसी सेटअप को कंटिन्यू करते हैं, राइट, ठीक है। और जब वो डिसिप्लिन वे में सेम सेट ऑफ रूल्स को आप कंटिन्यू करते हो, तो मार्केट क्या फेजेस में चल रहा है, एक ड्रॉ डाउन का फेज आया, उसके बाद ड्रॉ डाउन रिकवरी का फेज आएगा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी का फेज आएगा, बट आपकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल सेम है। पेपर ट्रेडिंग में लाइव मार्केट में जाती है, आपने एक्चुअल M2M जब देख लिया, देखा, हाँ, तो आपका इमोशनल बायस आ गया, राइट, आपको लगा नहीं ये तो हो सकता है, तो ये यहीं पे एल्गो ट्रेडिंग काम करता है, यहाँ एल्गो ट्रेडिंग काम करता है, इमोशन को बचा के रखता है, एल्गो को इमोशंस पता ही नहीं। राइट, राइट। तो अगर कोई 1 लाख रुपए के साथ ट्रेडिंग करना चाहता है, स्टार्टिंग कोई करना चाहता है, तो आप क्या बोलेंगे? पहले वो ऑब्जर्व करे, पेपर ट्रेडिंग करे, फिर मैनुअल ट्रेडिंग में घुसे या एल्गो ट्रेडिंग में घुसे? और एल्गो ट्रेडिंग के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कोई ट्रेडिंग में आना चाहता है तो ट्रेडिंग को समझे, कौन से एसेट क्लास में ट्रेड करना है, इक्विटी में ट्रेड करना है, कमोडिटी में करना है, फॉरेक्स में करना है, तो पता ही नहीं है, समझना पड़ेगा भाई। आप 12th पास करते हो, उसके बाद कौन सा करियर ऑप्शन है बच्चों को कहाँ पता होता है, लेकिन समझते हैं ना, जरूरी है। आप अगर सारे लोग बता रहे हैं ना कि फ्यूचर ऑप्शन बहुत अच्छा है, मार्जिन बहुत कम देना होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो लोग घुस जाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट F&O, काफी सारे पॉडकास्ट हो रखे हैं, लोगों को लगता है। मैं तो सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, ये नया ट्रेडर कैसे समझे। देखिए, आप एक्सपर्ट हैं एल्गो ट्रेडिंग के, ऑप्शन ट्रेडिंग के, मैं उन लोगों के लिए सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, उन लोगों को पता है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। मैं नए ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूँ कि वो क्या करे, वो एक एक शेयर कैश में ले या डायरेक्ट निफ्टी के बड़े लॉट ले ले। ये सवाल अगर आपने मुझसे 15 साल पहले पूछा होता, हाँ, तो शायद इसका जवाब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता देना। हाँ, आज की तारीख में इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज और इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हाँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को लर्न करने के लिए, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि आप पहले वो चीज़ को एक्सप्लोर करो,
अगर आपको सपोज करिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको आज ट्रेड करना है, आपको नहीं पता मार्केट के बारे में, तो पहले आप समझिए कि इक्विटी क्या होता है। ठीक है। इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होता है, इक्विटी के अंदर मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी होती है, जॉबिंग भी होती है। ठीक है। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाएंगे आज की तारीख में तो हजारों शायद लाखों वीडियोस पड़े होंगे। ठीक है। आप बेसिक समझिए पहले कि इक्विटी के बेसिक्स क्या है, मार्केट कैसे मूव करता है। मतलब आप पढ़ने को सीखने को कह रहे हो, पर बिल्कुल आजकल सीखना पड़ेगा। शॉर्टकट चाहते हैं ना सारे लोग। सर शॉर्टकट से एक लॉन्ग टर्म जर्नी सक्सेसफुल मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। तो F&O ट्रेड के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं ये नहीं कहूँगा और मैं 1 लाख लेके आया, मैं F&O करूं या ना करूं? सर देखिए, आप 1 लाख रुपए लेके आए हैं और 1 लाख रुपए के आसपास का एक मार्जिन जो है लगता है 1 लॉट अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप 100% अपनी कैपिटल जो है वो एक ही बेट में कंज्यूम कर रहे हैं। एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने सेटअप या उस एसेट क्लास को, ट्रेडिंग स्टाइल को कितना समझा है, कितना कॉन्फिडेंस है। अगर वो बेट आपकी सक्सेसफुल रही तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल रहेगी। पहली बेट आपकी अगर जो फेल हो गई तो यू आर आउट ऑफ द गेम। ठीक है, सो आप ये समझिए यू आर पुटिंग ऑल द एग्स इनटू वन बास्केट। ठीक है, एंड यू आर टेकिंग रिस्क ऑन फुल कैपिटल विच इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, तो अगर 1 लाख रुपए है तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को डेरिवेटिव के अंदर आना चाहिए। डेरिवेटिव के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन इज द की फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। ठीक है, अब आपको डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना है, आप मान के चलिए 1 से 2 लाख रुपए तकरीबन एक लॉट ट्रेड करने में लगता है। ठीक है। अगर आपको 4-5 अलग अलग सेटअप एग्जीक्यूट करने हैं तो यू कैन कैलकुलेट कि आपको ऑन एन एवरेज कितना, और ये सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एक एक लॉट से ट्रेड करना है, एक एक लॉट से ट्रेड करके तो आप सीखेंगे, आप वेल्थ नहीं बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको सीखने के लिए आप समझ लीजिए कि आपको कितनी कैपिटल चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 10-12 लाख रुपए तो चाहिए। ये सिर्फ सीखने के लिए चाहिए है, नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन। अब सीखना, देखिए ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप इतने एक्सपर्ट हैं ऑप्शन और फ्यूचर के, आप ये बात कह रहे हैं तो ठीक लग रहा है। क्योंकि अगर कोई और कह रहा तो उसका एक पर्सनल बायस लगता है। जैसे अगर मेरा तो ना फ्यूचर ट्रेड करता हूँ ना कैश ट्रेड करता हूँ, मेरा कुछ नहीं। पर अगर कोई इन्वेस्टर ये कहता है कि स्टॉक्स में आना चाहिए तो डेफिनेटली वो बायस्ड है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन को वो 93% वाला फॉर्मूला बताता है, लोग पैसे गंवाते हैं। बट आप तो इस मार्केट में एक्सपर्ट हैं, 20 साल से लगभग काम कर रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 लाख अगर नहीं है तो नहीं आना चाहिए। मैं एक मोटा मोटी ले सकता हूँ क्या बात? दिस इज ओनली फॉर लर्निंग। अगेन अच्छा, आप ये सोचो मैं 20 लाख रुपए लेके आऊंगा और मैं मार्केट से साल के 20 लाख रुपए बना लूंगा, सो ये मिथ है। ओके, then you will fall in the basket of those 93% traders who are losing money. ठीक है, because your expectations are wrong. ओके, तो आप सिर्फ लर्निंग के लिए आपको इतना कैपिटल चाहिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना कैपिटल चाहिए। बहुत छोटे फंड के लिए F&O ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अभी जो AI और मशीन लर्निंग ने जो ट्रेडिंग में रेवोल्यूशन ला दिया है, तो आपको क्या लगता है ह्यूमन जो एज है वो कंप्लीटली खत्म हो गई है? जैसा ब्लैक स्वॉन जैसा कोई इवेंट आए, कोरोना या वॉर आए, तब भी मुझे अपना एल्गो चला के रखना है कि निकल जाना है? एल्गो उस टाइम के लिए रेलिवेंट है या नहीं है? देखिए, एल्गो तो हर सिनेरियो के लिए रेलिवेंट है। आई थिंक जो लोग आर्बिट्राज इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो इस चीज से काफी कोरिलेट कर पाएंगे कि कोविड के टाइम पे एल्गोज ने जितना पैसा बना के दिया, अच्छा, ठीक है, आई थिंक ये शायद हम उससे कंपेयर कर सकते हैं जब एल्गो इंडिया में स्टार्ट हुई थी। उस समय जो हम ATM मशीन कहते थे, ओके, काइंड ऑफ 2009 और 10 की बात, 2009, 10, 11 में जिस तरीके से आर्बिट्राज में पैसा बना था, कोविड एक ऐसा दौर था जहाँ पे एल्गोस ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। और ये बात फैक्चुअली भी प्रूव्ड है कि आप कोविड के बाद मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन और मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स देख सकते हैं। एक प्री कोविड एरा है, एक पोस्ट कोविड एरा है। right. जो मार्केट में वॉल्यूम्स और लोगों का पार्टिसिपेशन कोविड के बाद बढ़ा है। वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज लोगों के पास काम नहीं था, जॉब नहीं थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, एंड दिस वाज द इंडस्ट्री व्हिच वाज रनिंग एट दैट टाइम। एट द सेम टाइम घर से काम कर सकते थे, घर से काम कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम मार्केट ने उस समय मार्केट वाज वेरी अपॉर्चुनिस्टिक ड्यूरिंग कोविड टाइम। लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। नहीं, पर इतना ज्यादा मूवमेंट आता है, किसी ने मुझे एक्सपर्ट नहीं बताया कि एल्गो सेटअप इज गुड, बट अगर हेवी मूवमेंट होती है, ब्लैक स्वॉन मूवमेंट जिसको आप इवेंट बोलते हैं, वो होता है, तो उसके लिए एल्गो इज नॉट राइट स्ट्रेटेजी।
मतलब इस पे क्या कमेंट है आपका? ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी एल्गोस में जो रूल्स हैं और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब जो चीजें हो चुकी हैं, अच्छी बात क्या है कि उन चीजों को डिफाइन करना बहुत आसान है। ठीक है। जो नहीं हुआ है हाँ। उसको डिफाइन करना मुश्किल है। हाँ। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट हो सकता है, इसके बारे में पता है, तो इसको डिफाइन करना बहुत आसान है। ठीक है। अब 2008 में मैं उस समय कॉलेज में था और एक दिन जब मैं मतलब स्टॉक मार्केट में नया बिल्कुल एक कहते हैं ना एंट्री हुई थी, या मैं सीख रहा था, समझ रहा था, और 2008 में सेकंड हाफ में ऑल ऑफ अ सडन एक सर्किट लग गया था। इट वाज अ शॉक वेव। और उस समय इतना न्यूज़ 2008 जनवरी की बात कर रहे होंगे। उस समय इतना न्यूज़, जब पी नोट्स बैन हुए थे, ठीक है, इतना न्यूज़ फ्लो नहीं था, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। मतलब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकता हूँ कि जब ऐसा कुछ हुआ तो मेरे फ्रेंड्स जो ट्रेड कर रहे थे, अचानक से सब चीजें, सारे स्टॉक्स नीचे आ गए। तो पहला रिएक्शन उनका ये था कि यार वो इंटरनेट चला गया है तो फीड नहीं आ रही है कुछ, ठीक है ना, मतलब देयर सम टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, मार्केट ठीक है, मार्केट ठीक है, मार्केट ना नहीं करता, मार्केट में कुछ नहीं हुआ है। हाँ। तो फीड नहीं आ रही है या इंटरनेट, क्योंकि उस समय उतना ज्यादा जो एडवांस नहीं था। पहला रिएक्शन ये था। नेक्स्ट शाम को लेट इवनिंग जब न्यूज आई पी नोट्स बैन हो गए, देन पीपल रियलाइज कि अच्छा ओके, वाकई में कुछ बड़ा घटित हो गया है। हाँ। ठीक है, तो ये तब की बात है। आज की तारीख में न्यूज फ्लो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोविड के दौरान जो हमारा सर्किट लगा था, इट वाज वेरी स्मूथ कि मार्केट गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। यू हैड इनफ टाइम टू एग्जिट आउट ऑफ ऑल द पोजीशंस इफ रिक्वायर्ड, or create fresh positions if required. So that was the COVID time. There was no shock in COVID time. So मुझे ऐसा लगता है markets are also tending towards being more mature. तो में ब्लैक स्वॉन इवेंट को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आप ये कहना चाह रहे हो, या मैनुअल ज्यादा बेटर है? सी, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट को डिफाइन करना इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके। आज मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग सकता है। सो आई शुड हैव दोज पोजीशन और सच पोजीशंस इन माय स्ट्रेटजीज जहां पे अगर सर्किट लग जाता है तो उसके बाद भी मेरी सेफ्टी है, मेरा सर्वाइवल है मार्केट के अंदर। तो आप एआई का जैसे यूज बता रहे हैं, तो क्या रियल टाइम एल्गो में चेंजेस हो सकते हैं एआई की हेल्प से? यस, एआई कुछ डेटा इंटरप्रेट कर रहा है। आज की तारीख में मैं एक लेमन टर्म में आपको बताता हूँ कि आई हैव अ बास्केट ऑफ स्ट्रेटजीज। ठीक है, इसके अंदर 100+ डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मार्केट सिनेरियो। ठीक है, मार्केट बुलिश होगा तो मुझे क्या ट्रेड करना है, मार्केट बियरिश होगा तो मुझे क्या ट्रेड करना है। ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे? ट्रम्प साहब जो भी बोलेंगे वो या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या मार्केट वहीं का वहीं रहेगा। इन तीन के अलावा मार्केट में चौथा कोई काम नहीं हो सकता। राइट, ठीक है। तो ये जो 3 सिनेरियोज हैं, बुलिश, बियरिश और साइडवेज, इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज एक बास्केट में रख ली। ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद मेरा एक दूसरा एनालिटिकल इंजन है, वो ये चेक करता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश से और ज्यादा बुलिश हो रहा है, या यहाँ से थोड़ा सा स्टेगनेट हो रहा है, साइडवेज जा रहा है, या बियरिश हो रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज को का रिस्क मैनेज करता है। ठीक है, और जो नई स्ट्रेटजीज है वो बास्केट में से पिक करता है। सपोज करिए मॉर्निंग में मार्केट बुलिश था, उन्हें बुलिश स्ट्रेटजीज को पिक किया बास्केट से और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सेकंड हाफ आते मार्केट बियरिश हो गया। राइट, तो हम बुलिश पोजीशन से ऑटोमेटिकली एग्जिट आउट हो चुके हैं। तो ये आपका सिस्टम रीड कर लेगा ऑटोमेटिक, उसको आप रियल टाइम फीड देंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। करेक्ट। अब मैं बहुत इसको लेमन टर्म में बताता हूँ। ये तो मैंने बता दिया बास्केट बनेगी। लोग तो सोचेंगे बास्केट कैसे बन जाएगी, या ये सिस्टम कैसे बन जाएगा जो मार्केट सेंटीमेंट को रीड कर रहा है। तो एक बहुत लेमन टर्म में एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए आपने कहा ऑप्शन राइटिंग जो हाई प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रपोजिशन है, तो मैंने क्या किया, एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल का मतलब होता है एट द मनी का कॉल और पुट मैंने दोनों बेच दिया। राइट, ठीक है। अब मैंने उसके अंदर क्या किया, कॉल साइड में भी मैंने 50% का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, सपोज करिए 100 रुपए की कॉल बेची, 100 रुपए का पुट बेच दिया। ठीक है, 200 रुपए का टोटल मैंने बेच दिया। ठीक है, ठीक है। अब अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो दोनों के प्रीमियम डिके होते रहेंगे, आई विल मेक सम मनी। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर चला गया या मार्केट नीचे चला गया तेजी से। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड में 50% के स्टॉप लॉस लगा दिए। ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरी कॉल का स्टॉप लॉस कट जाएगा। ठीक बात है। और जो मेरी पुट है इट विल पे मी। राइट। मार्केट नीचे आ गया तो जो मेरा पुट है उसका स्टॉप लॉस कट जाएगा। राइट। और मैं
कॉल में पैसे कॉल में पैसे कमाऊंगा। ठीक है। अब जब पुट का स्टॉप लॉस कट गया, जब मैंने दोनों बेचे थे कॉल और पुट, तो मैं मार्केट में क्या था, साइडवेज। ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता था मार्केट कहीं भी जाए, आप चाहते थे बस टाइम डिके, वो हाँ, जो बस मार्केट यहीं खड़ा रहे हाँ, और हाँ, टाइम डिके होता रहे। हाँ, बस, ठीक है, बस, बस। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, ठीक है ना, तो मार्केट किधर भी जा सकता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा मार्केट अगर ऊपर जाएगा हाँ। तो मैं एक पॉइंट के बाद अपनी जो बियरिश पोजीशन है, यानी कॉल जो बेची हुई है, हाँ। उससे मैं एग्जिट कर लेंगे। और बुलिश पोजीशन मेरी चलती रहेगी। ठीक है। और मार्केट नीचे आ गया तो मैं जो मेरी बुलिश पोजीशन है, यानी जो पुट मैंने बेची हुई है, उससे एग्जिट कर जाऊंगा और कॉल मेरी चलती रहेगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि सिस्टम को बता दिया कि मार्केट साइडवेज रहे तो इसी में बने रहो, हाँ। ऊपर आए तो तेजी में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, हाँ। नीचे आए तो मंदी में शिफ्ट हो जाओ। ये एक बहुत बेसिक सा सेटअप है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली मैं मार्केट के सेंटीमेंट को ज्वाइन कर ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, यही हम करते हैं। अब ये स्ट्रेडल है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेडल है, इसी तरीके से स्ट्रेंगल भी हो सकता है, जहाँ पे दूर दूर के कॉल पुट बेच सकते ठीक है। हैं। मैंने आपको बोला कि 50% का स्टॉप लॉस लगाया है, लोग बोलेंगे कि ये बैक टेस्ट कर लेते हैं, 50% का स्टॉप लॉस लगा के फायदा होता है। तो मैं कहता हूँ, मैंने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी थी, मैं 20% स्टॉप लॉस लगाता हूँ, 30% भी लगाता हूँ, 40% भी लगाता हूँ, 50% भी लगाता हूँ। राइट। अलग अलग लेवल पे स्टॉप लॉस लगा दी। हो सकता है मार्केट एक लेवल तक जाए और वहां से वापस नीचे आ जाए। ठीक है। ठीक है, तो कुछ पोजीशन मेरी कट जाएंगी, बाकी पोजीशन मेरी बनी रहेंगी। मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर चला गया तो जितनी पोजीशन है सारी कट जाएंगी। ठीक है, तो इट इज लाइक कि मैं मार्केट के सेंटीमेंट के फेवर में अपने आप को बना के रखना चाहता हूँ। ओके, यू आर नॉट फाइटिंग विद मार्केट, यू आर आई एम नॉट फाइटिंग यू आर विथ मार्केट। तो जो मार्केट जैसे कह रहा है वैसे ही आप काम कर रहे हैं। यस, आई एम फॉलोइंग द मार्केट। और ये मशीन से कर रहे हैं आप सारा कुछ? मशीन करती है। अब मशीन है तो मेरे पास n नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि उसको फीड कर दिया और उसको मैंने आपको ये नहीं सोचना है कि अभी स्टॉप लॉस बड़ा कर दें या छोटा कर दें, तब ये नहीं सोचना है। ये जो मैंने आपको एक सिंपल सा स्ट्रेटजी का स्ट्रक्चर बताया कि मैंने कॉल पुट बेच दिए और उसमें मल्टीपल स्टॉप लॉस लगा दिए, इसके लिए मुझे किसी कोडिंग के आने की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, आज की तारीख में ऐसे एल्गो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पे मैंने ये रूल जो व्हाइट लेवल हैं, जो खुले व्हाइट लेवल है, मैंने ये रूल बना दिया, उसको मैंने परसेंटेज टर्म में अपने स्टॉप लॉस दे दिए। मुझे 1 लॉट से ट्रेड करना है, 2 लॉट से करना है, 3 लॉट से करना है, वो मैंने उसके अंदर डिफाइन कर दिया। इतना सब काम करने के लिए मुझे कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। और इसको आप ऑफिस आवर के हिसाब से मतलब काम करते हुए भी कर सकते हो, Yes. जॉब के साथ भी कर सकते हो, और आपको एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट लॉस तो पता रहेगा कितना लॉस हो सकता है। प्रॉफिट भले ना पता रहे, करेक्ट, लेकिन लॉस पता रहेगा आपका। तो अब वो कह रहे हैं वो छोटा छोटा आप लॉस के समझ सकते हो कि आज का मैंने इतना स्टॉप लॉस लगाया हुआ पूरे आज की ट्रेडिंग पे। राइट। तो वो एल्गो की मदद से आप इमोशन फ्री कर सकते हो ताकि वो लॉस आपका बढ़ेगा नहीं। भाई मैंने एक मैक्सिमम लॉस, जो लोग एवरेजिंग करते हैं, मैंने अपना सिस्टम के अंदर मैक्सिमम लॉस डिफाइन कर दिया। इतने लॉस पे कुछ भी हो, आई विल एग्जिट आउट फ्रॉम माय पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद मार्केट के अपसाइड मूवमेंट का, डाउन साइड मूवमेंट का, साइडवेज मूवमेंट के तीनों सिनेरियो को कवर मैंने कर दिए, एल्गो को बोल दिया। अब इसके बाद मुझे स्क्रीन के सामने बैठने की क्या जरूरत है? जो मार्केट में होगा वो मशीन अपने आप कर देगी। तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजी सोचना है कि साइडवे होगा तो क्या करना है, ऊपर जाएगा तो क्या करना है, और नीचे जाए तो क्या करना है। आपको ज्यादा नहीं समझना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। आप एक रेंज को खेल रहे हो, आप ये कहना चाहते हो? मैं मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे नहीं पता मार्केट रेंज में रहेगा या मार्केट रेंज ब्रेकआउट दे देगा। ओके। मैं ये कह रहा हूँ जब तक मार्केट रेंज में है मैं रेंज खेल रहा हूँ। जब मार्केट रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, हाँ। अपसाइड में दे रहा है, तो मैं मार्केट के साथ अपसाइड ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा। डाउन साइड में रेंज ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं मार्केट को डाउन साइड ज्वाइन, जैसा मार्केट कह रहा है वैसे कर रहे हो। लेकिन तभी तो मेरा ये सवाल था ना आपने कि जो ब्लैक स्वॉन इवेंट होते हैं उसमें तो पता ही नहीं है कि पहले बायर स्टॉप लॉस है और फिर सेलर स्टॉप लॉस, सॉरी पहले बायर फ्रीज है और फिर सेलर फ्रीज है। ब्लैक स्वॉन इवेंट यूजुअली जो है आपको वन साइडेड मूव के टाइम पे मिलते हैं। जैसे 2008 में जो हुआ था, तो उस समय मार्केट सडनली नीचे गिरा था। करेक्ट। एंड पैनिक यूजुअली मार्केट में 3-4% ऊपर था, फिर गिरा 8-10% नीचे गिरा। तो अभी 3-4% ऊपर भी तो एक बड़ी चीज है ना। है, तो इसलिए दोनों साइड के हमारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। हाँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं, अगर मार्केट मान लीजिए अपसाइड का ब्रेकआउट दे रहा है तो मैंने जो नीचे की पोजीशन है उसके स्टॉप लॉस हटा दिए। हाँ। वो हटे नहीं है। हाँ। वो है सिस्टम के अंदर। हाउ वुड आई नो मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा या अगर नीचे आज जाके आओ, ऊपर आज जाएगा? जैसे किसी भी दिन का मार्केट देखोगे तो कल के मार्केट से वो 3-4% ऊपर हो जाता है। स्टार्टिंग में 1-1.5 घंटे तक ऊपर हो जाता है। सडनली वो 11, 11:30, 12 बजे के बाद से फिर वो बहुत नीचे हो जाता है। कोई भी न्यूज इंट्राडे भी आ जाती है, आपके एक दिन के अंदर भी न्यूज आ जाती है। बिल्कुल है। तो ये सब फीलिंग्स को, ये सब ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को एल्गो से मैनेज किया जा सकता है। 100% किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा, 1 वर्ड। तो एफ&ओ या कैश?
To me, it is F&O, but not for everyone. निफ्टी या बैंक निफ्टी? Both, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग? based on opportunity. सो यू आर नॉट ऑल अबाउट ऑप्शन सेलर, आप I'm- बाइंग भी करते हैं? I am opportunist. कितना वैसे रेशियो क्या रहता है? ज्यादा सेलिंग रहता है, क्योंकि They are आपने they, बताया। they are money management rules. हाँ, They are money management rules. तो वह which ऑप्शन आप is- बाय भी करते हैं? Yes. If there is an opportunity हाँ, in option buying, हाँ. I would prefer to ठीक है. avail that. सो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस? In options, both things are not very much relevant to me. सिर्फ मूवमेंट? They are data points. अच्छा, एक स्टॉक जो आपने कभी नहीं खरीदा और आपको बहुत रिग्रेट रहा? मतलब ऐसा कोई स्टॉक है नहीं. तो आप स्टॉक में ट्रेड भी नहीं करते हैं, कैश में ट्रेड भी नहीं करते? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं. अच्छा, एक बुक जो हर ट्रेडर को पढ़नी चाहिए? एक हाँ, नहीं. ज्यादा है. ज्यादा है? ज्यादा हाँ. मार्केट विजार्ड है एंड बहुत सारी बुक्स हैं. अच्छा, स्टार्ट विद मार्केट विजार्ड, देन यू मे मूव ऑन. जितना पढ़ेंगे बुक्स उतना ट्रेडिंग ज्यादा समझ में आएगी. तो मार्केट बुल है या बियर है अगले 6 महीने के लिए? सो आई एम मार्केट बुल है, बियर, ये अलाउड है, ये कोई कॉल नहीं है? हाँ, नहीं, दैट इज ओके. हाँ. दैट इज अलाउड टू से हाँ. मार्केट वेदर इट इज बुल और बियर, हाँ. बट आई एम अ रिएक्टिव ट्रेडर, आई एम नॉट प्रेडिक्टिव. अच्छा, जैसे मार्केट करेगा वैसे करेंगे? Yes, so I'll trade basis my reaction on the market. ओवरऑल यू आर अ रिसर्च एनालिस्ट, तो आपको क्या लगता है 6 महीने में? Long term में bullish always. अच्छा, और आपके फोन पे सबसे ज्यादा जो ऐप ओपन रहता है वो? मैं फोन तो बहुत कम यूज करता हूँ, ट्रेडिंग में तो नहीं यूज अपना करता. पोर्टफोलियो रियल टाइम चेक करते रहते हैं हमेशा? बिल्कुल नहीं. अच्छा, तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने कुछ अलर्ट्स लगा रखे हैं. हाँ, वो मेरे कुछ कस्टम इंडिकेटर्स हैं, कुछ प्रोग्राम बने हुए हैं, तो वो मेरे को अलर्ट देते हैं अबाउट माय पोर्टफोलियो, बट मैं उसको रेगुलरली मतलब ट्रैक नहीं करता, देखता नहीं हूँ. ओके, तो पोर्टफोलियो आप रियल टाइम हमेशा ट्रैक नहीं करते हैं? नहीं. क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? There are set of rules defined in the algo. So अगर कोई एक्शन लेना भी है, so the algo will take care कोई of that. रिश्तेदार अगर आपसे पूछे SIP करनी है, लंप सम इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, अच्छा, वो डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करता है. क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है या गैम्बल, जुआ? मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती अभी. अच्छा, गोल्ड या रियल एस्टेट अगले 10 सालों में? अगेन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव. गोल्ड के साथ कुछ इमोशनल सेंटिमेंट जुड़े होते हैं. रियल एस्टेट शुड ऑलवेज बी अगेंस्ट सम ऑब्जेक्टिव, आई बिलीव. अगर आप पहला मकान बना रहे हैं अपना, तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट. अगर आप पहला मकान आपका है आपके पास और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, देन देयर इज चॉइस कि आपको सब में डाइवर्सिफिकेशन. बहुत एनालिसिस करते हैं, आपको ये सिंपल यस और नो वाला ऑप्शन नहीं है आपके लिए, राउंड है नहीं. अच्छा, कोई एक इन्फ्लुएंसर जो जेन्युइनली आपको अच्छा लगता है, अच्छा कंटेंट बनाता है? आई डोंट फॉलो एनीवन. स्टॉक मार्केट में नहीं होते तो क्या करते? अगले जन्म की तैयारी. स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ओवरनाइट पैसा बन जाता है. यहाँ पैसा बनता है, ये सबसे बड़ा झूठ है. पैसा वो एक प्रोसेस और एक कंसिस्टेंसी से बनता है. एल्गो ट्रेडिंग में गारंटीड पैसा बनता है? बिल्कुल नहीं. को देखिए, आपके बहुत सारे वीडियो हैं और मैं सभी को कहना चाहूँगा उन वीडियोस को देखें, आपके चैनल को देखें, बहुत ही टेक्निकल कंटेंट है और बहुत ही अच्छा मटेरियल है. बट मेरी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस वो है जो फर्स्ट टाइम ट्रेडर है या जो मार्केट में ट्रेड करना चाहती है, जिनको अभी एल्गो और मैनुअल ट्रेडिंग में फ़र्क नहीं पता है, जिनको ये पैरामीटर समझने हैं कि कितने पैसे लेकर मार्केट में आना है, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा है इस बात को बताने के लिए कि 1 लाख लेके आओ और एफ&ओ में रोज 10-20 हज़ार रुपये कमाओगे. यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, ये भरा पड़ा है. तो हम उस ऑडियंस को हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं जिनको आप जैसा एक्सपर्ट ये बताए. और ये बड़ी बात है कि 20 लाख लेके भी एफ&ओ में जरा समझ के आना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए क्या है, लर्निंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. बच्चे को बोलने और चलने में 3 साल का समय लगता है. एक ग्रेजुएशन करने में 3 से 4 साल का समय लगता है. अप्रोक्सीमेटली 20-22 साल तक की उम्र में हमसे पढ़ाई करते हैं. उसके बाद हमारी कुछ समझ खुलती है. तो ये भगवान का बनाया हुआ नियम है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस. इट इज नॉट समथिंग विच कम्स ओवरनाइट.
ये आप हमारा जो एक ह्यूमन साइकिल है आप वहां से समझ सकते हो। आज आपको भी 20 साल से ऊपर हो गए हैं मार्केट में, मेरे को भी हो गए हैं, तब हम कुछ डिस्कशन कर पा रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि हमने वो समय मार्केट को दिया है चीजों को सीखने में। नहीं, तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि ऐसे तो फिर YouTube पे वीडियो पढ़ी है, 1 घंटे में एफ&ओ ट्रेडिंग करना सीखें, ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखें। आपका इस पे क्या कमेंट है फिर? तो देखिए, देख के सुन के चीजों को समझा जा सकता है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप देखिए, सुनिए, समझिए, समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए, एंड प्रैक्टिस टेक्स टाइम, ठीक है। अगर आप जो है क्रिकेट खेलते हैं, जैसे मैंने बचपन में बहुत क्रिकेट खेला है, तो मैं अगर ग्राउंड पे चला जाऊं और वहां पे मैं किसी क्रिकेटर को या किसी बॉलर को बैटिंग बॉलिंग करते हुए देख लूं, तो मेरे को नहीं आ जाएगी वो। मुझे ये इतना समझ में आएगा रूल ऑफ द गेम क्या है, लेकिन मुझे अपनी एक्सपर्टीज अगर डेवलप करनी है तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो बैट या बॉल लेके मुझे खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा, उसमें मेरे से गलतियां भी होंगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में उसको सीख पाऊंगा ना। 1-2 घंटे में कोई यूट्यूबर आपको एफ&ओ में पैसे कैसे कमाए नहीं सिखा सकता? ना कोई सिखा सकता है, ना कोई सीख सकता है। इट इज नॉट ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ 1 or 2 hours और आपको सीखना भी नहीं चाहिए। आप ये बोलेंगे ऑडियंस को 1 घंटे में सीखना भी नहीं चाहिए? देखिए, आँख कान खोले रखने चाहिए, बट आपको भेजे में क्या लेके जाना है, दिमाग में क्या लेके जाना है ना, तो वो। पर लोग तो बोलेंगे आपको आता नहीं है पैसे बनाना। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, कमेंट आते हैं कि आपको बनाना पैसा नहीं आता है, 1 घंटे में पैसा बन जाता है, स्टॉक मार्केट से रोज पैसा बनाया जा सकता है, एफ&ओ से बहुत पैसा बनाया जा सकता है, हम उन्हीं 7% लोगों में से हैं। सर देखिए, अगर ऐसा कुछ है कि एफ&ओ से बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में या 1-2 हफ्ते में, तो जो है मुकेश भाई या अदानी भाई के जैसे हमारे पास कोई ट्रेडर क्यों नहीं है इंडिया में? राइट, ग्लोबली तो हुए हैं, हाँ, बट ऐसा कोई ट्रेडर बताइए इंडिया में जिसने 1 साल में जो है इतना ग्रो किया हो। ये नहीं हो सकता। नहीं, बहुत अच्छा लगा विभोर भाई, आप एफ&ओ के इतने जाने माने एक्सपर्ट इंडिया के हैं, एल्गो में इतना अच्छा आप बोलते हैं, आपकी वीडियो इतनी अच्छी होती हैं, आप एफ&ओ की सच्चाई बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। कोई दूसरा बोलेगा, कोई कैश मार्केट वाला प्लेयर बोलेगा, या तो लगेगा वो बायस्ड है। नहीं, देखिए, हर एसेट क्लास का अपना एक बिहेवियर होता है, अपना एक रिस्क होता है, हमें उस चीज़ को समझना चाहिए और उस चीज़ को समझते हुए ही उसको अप्रोच करना चाहिए। एफ&ओ इज नॉट फॉर एवरीवन, राइट, बट एवरीवन कैन अटेम्प्ट टू ट्रेड इन एफ&ओ। राइट, पर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा पैरामीटर, बहुत ज्यादा स्टडी, मतलब आपको खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, और उसके लिए एल्गो है, आप कहते हैं। उसके लिए एल्गो है। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना होगा, जो डेरिवेटिव की निटी-ग्रिटीज हैं उनको थोड़ा समझना होगा, तभी लॉन्ग टर्म में आप इस गेम में बने रह सकते हैं। तो आप तो काफ़ी टाइम से एजुकेशन कर रहे हैं, ये एल्गो के बारे में सिखा रहे हैं अपने चैनल पे, तो आपको क्या लगता है लोगों में सुधार आ रहा है, लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, समय दे रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट हियर कि मैं क्योंकि इतने सालों से मार्केट में हूँ और मैंने अक्रॉस इंडिया बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया है, आज के तारीख में जो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए जो मैं पैशन देखता हूँ, जो मैं ज़ील देखता हूँ यंगस्टर्स में, जो 20s में है, 30s में है, वो जितना सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, या मैं जो अपने ऑनलाइन सेशंस करता हूँ, वो जो लर्निंग की ज़ील है, आई थिंक वो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इट वॉज नोवेयर। ओके, बट आज की तारीख में लोग ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ज्यादा समझना चाहते हैं। That's very good। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग सीखना चाहते हैं। यस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल नॉलेज की एक जो डिमांड है वो बहुत बड़ी है, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द ओवरऑल हेल्दी इकोसिस्टम ऑफ द। तो जो आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो अब ठीक हो रही है, लोग सीख कर मार्केट में आना चाहते हैं, ना कि मार्केट से सीखना चाहते हैं। आपको सीख के मार्केट में आना है, ना कि मार्केट से सीखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीख कर मार्केट में आना है, ना कि मार्केट कुछ आपको सिखा दे। यस, वो नहीं सीखना है। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज रियली नाइस हैविंग दिस इंटरेक्शन विद यू, एंड होपफुली दिस डिस्कशन विल एड एट लीस्ट सम वैल्यू। विभोर जी, एक ऐसे इंसान से बात करना जो डेटा को पोइट्री की तरह पढ़ता हो, ये एक्सपीरियंस वाकई अलग था। आपने इतना कुछ ओपनली शेयर किया, अपना जर्नी, अपनी फिलॉसफी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आज की बातचीत से आपको एक भी चीज मिली हो, चाहे वो ये हो ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, लक नहीं, या यह है
कि डेटा इमोशन से बड़ा होता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगली बार जब आपको कोई गारंटेड प्रॉफिट का सिस्टम बेचे तो बस एक ही सवाल पूछिए, अगर ये इतना ही गारंटेड है तो वो खुद इस पर ट्रेड क्यों नहीं कर लेते। नमस्कार।